लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उर्दू शायरी की दुनिया से आज वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसने मोहब्बत को अल्फाज दिए, तन्हाई को एहसास दिया और इंसानियत को अपनी शायरी का मजहब बनाया। मशहूर उर्दू शायर डॉक्टर बशीर बद्र आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में उनका निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। उनकी गजलों ने आम जनता तक शायरी पहुंचाई। उनके जाने के साथ ही उर्दू अदब का एक पूरा दौर, एक पूरी तहजीब जैसे हमसे रुखसत हो गई हो। लेकिन बशीर बद्र सिर्फ रुमानी शायर नहीं थे। उन्होंने दंगों की आग देखी, अपना घर जलते हुए देखा, अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देखा, लेकिन उनकी कलम ने कभी नफरत नहीं उगली। उनकी कलम से कभी नफरत नहीं निकली। 1987 के मेरठ दंगों के दौरान जब उनका घर जल रहा था तो उनके कुछ पड़ोसी एक एक कलसा पानी लेकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और यही मंजर बाद में बशीर साहब की शायरी की रूह बन गया। शायर बशीर बद्र साहब ने मोहब्बत लिखी, लेकिन सिर्फ महबूब के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। उनकी गज़लें ऐसे लगती थी कि जैसे किसी बारिश में भीगती हुई याद अचानक दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। आज जब बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू शायरी का एक पूरा मौसम ही खामोश हो गया। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस शायर को जिसने दर्द में भी मुस्कुराकर लिखना सिखाया और जिसने आखिरी सांस तक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उर्दू अदब की एक बड़ी सरजमी रहा है। यहीं के अदबी माहौल में बशीर बद्र ने अपनी पहचान बनाई। उस दौर में शमीम जयपुरी, हफीज मेरठी, हफीज रुड़कवी, सलीम खतौलवी, अनवर मेरठी, नाजिम अम्बेहटवी और अलम मुजफ्फरनगरी जैसे उस्ताद शायरों के बीच बशीर बद्र ने अपनी अलग राह चुनी। उन्होंने गजल को मुश्किल लफ्जों और भारी भरकम जुबान से बाहर निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि उर्दू साहित्य का इतिहास डॉक्टर बशीर बद्र के बिना अधूरा है। उन्होंने गजल को मुशायरों के स्टेज से निकालकर कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और 5 स्टार होटलों तक पहुंचाया। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार बताते हैं कि संभवतः साहित्यिक इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब किसी प्रोफेसर की रचनाएं उसी के अध्यापन काल में छात्रों को पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हों। बशीर बद्र की गजलें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, वो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उनकी शायरी में दर्द था लेकिन मायूसी नहीं, तन्हाई थी लेकिन उम्मीद भी थी, और शायद यही वजह थी कि हर पीढ़ी ने उन्हें अपना शायर माना। बशीर बद्र साहब की शायरी में मोहब्बत दिखी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मोहब्बत नहीं दी। साल 1987 में जब मेरठ दंगों की आग में जल रहा था, उसी आग में बशीर बद्र साहब का घर भी राख हो गया था। लेकिन इस खौफनाक दौर में भी इस शायर ने इंसानियत को बचाने की बात की। बताया जाता है कि मेरठ के शास्त्री नगर के डी ब्लॉक में उनका परिवार रह रहा था। 21 मई 1987 को दंगाई उनके घर में घुसे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद घर का सारा सामान आग के हवाले कर दिया गया। उस दौर को याद करते हुए बशीर बद्र ने एक ऐसी तस्वीर बयान की जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। जब उनका घर जल रहा था तब फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी थी, लेकिन उनके पड़ोसी करण सिंह अपने घर से एक एक कलसा पानी भरकर आग पर डाल रहे थे। किसी ने उनसे पूछ लिया कि इतनी बड़ी आग में तुम्हारे एक कलसे पानी से क्या होगा? तो करण सिंह ने जवाब दिया कि अगर मेरे पास दमकल होती तो आग को भड़कने ही नहीं देता, लेकिन मेरे पास जितनी ताकत है मैं उतनी कोशिश तो जरूर करूंगा। बशीर बद्र ने बताया था कि उनके पड़ोसी हर गोपाल सिंह और धर्मपाल सिंह ने उनकी बहू बेटियों को अपने घर की बहू बेटियों में शामिल करके बलवाइयों की बुरी निगाह से बचाया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी परेशानी की खबर सुनकर सबसे पहले शायर पंडित वेद दीवाना उनसे मिलने पहुंचे थे। दंगे के बाद दोस्तों ने उन्हें शहर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो लौट कर जरूर आएंगे। करीब 1 साल तक वो मेरठ में अपने एक दोस्त के यहाँ रहे और बाद में भोपाल को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन मेरठ और यहाँ के लोग हमेशा उनकी यादों में बसे रहे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
बशीर बद्र ने दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया, उसे शायरी में बदल दिया। उनकी गजलों में दंगों की राख भी थी और मोहब्बत की रोशनी भी। वर्ष 1987 में जिस समय मेरठ दंगों की आग में जल रहा था, मेरठ में दंगों की आग हर तरफ भड़क रही थी, उसी दौरान बशीर बद्र दिल्ली में एक मुशायरे में शरीक होने के लिए गए थे। जब उन्हें दंगों में उनके घर जलने की खबर मिली तो उन्हें हिदायत दी गई कि वो दिल्ली से ना लौटें, और वो दिल्ली में ही रुक गए। मेरठ के शास्त्री नगर के डी ब्लॉक में उनका परिवार रहता था। दंगे बढ़े तो उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन पड़ोसियों ने इंसानियत नहीं छोड़ी। हिंदू पड़ोसियों ने उनके परिवार को सुरक्षित स्थान दिया और इंसानियत की मिसाल पेश की। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू गजल की उस आवाज का नाम है जो सदियों तक गूंजती रहेगी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गजल कोई सितारा नहीं, भरपूर चांद है, भरपूर चांद। डॉक्टर साहब एक लंबी मुद्दत तक बीमार रहे। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब का शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहे जो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर साहब उन्हीं उजालों का इंतजार कर रहे थे और शायद वो गली आ गई थी, लिहाजा वो कल हमसे रुखसत हो गए। मैं इसको अपना जाती नुकसान भी समझता हूं, लेकिन जाती नुकसान के साथ साथ ये उर्दू गजल का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू गजल का कुतुब मीनार थे। डॉक्टर साहब जिस जमाने में सेहतमंद थे, दुनिया का कोई मुशायरा बगैर डॉक्टर बशीर बद्र के नाम के मुकम्मल नहीं समझा जाता था। डॉक्टर साहब की खनकती चमकती आवाज, उनके शेरों की नगमगी, और क्या कुछ नहीं था डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गजल में। रोमांस भी था, सियासत भी थी, तारीख भी थी, सब कुछ मौजूद था। तो डॉक्टर साहब की गजल, और एक और बात है, डॉक्टर साहब की गजलों को उनके जमाने के बड़े से बड़े गुलूकार ने गाया। लता जी ने गाया, आशा भोसले ने गाया, मेहदी हसन ने गाया, गुलाम अली ने गाया, जगजीत सिंह ने गाया, किस किस ने नहीं गाया। ये भी एक उनका बड़ा एहसास है। बहरहाल मेरी तो एक बहुत बड़ी कुर्बत रही है, सैकड़ों मुशायरों में डॉक्टर साहब के साथ सफर करने की खुशनसीबी मुझे मैसर रही, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि किसी आदमी को पहचानने के लिए उसके साथ सफर करना बहुत जरूरी है। आदमी की शख्सियत की सारी परतें खुल जाती हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब के साथ सफर करके पता ये चला कि डॉक्टर साहब बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन उस्ताद भी हैं, बेहतरीन नक्काद भी हैं, बेहतरीन नस्र निगार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन इंसान भी थे। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। गजल को वो नगमगी और वो रवानी अता की डॉक्टर बशीर बद्र ने कि लोग सर धुनते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गजल उर्दू और हिंदी का एक ऐसा शानदार पुल है कि जहां से गुजरकर उर्दू वाले हिंदी से मोहब्बत करने लगते हैं और हिंदी वाले उर्दू से मोहब्बत करने लगते हैं। डॉक्टर साहब की गजलें
18 साल का नौजवान भी गाता है, 26 साल की उम्र का नौजवान भी गाता है और 76 साल का बूढ़ा भी गाता है। वो हर उम्र के लिए गजल है, ऐसा कब इत्तेफाक होता है। बहरहाल डॉक्टर साहब के यहाँ लफ्जियात बड़ी सादा थी, बहुत आसान आसान लफ्ज होते थे, और बल्कि मैं तो ऐसा भी महसूस करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने दूसरी जबानों के लफ्जों का भरपूर इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी जबान के बहुत सारे ऐसे इस्तारे और ऐसे अल्फाज अपनी गजल में इस्तेमाल किए कि ऐसा लगता है कि जैसे ये अंग्रेजी जबान का जो लफ्ज है ये डॉक्टर साहब की गजल के लिए ही बना था और डॉक्टर साहब की गजल इस लफ्ज के लिए बनी थी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरे बाकायदा शायरी के तो उस्ताद नहीं थे, लेकिन मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से उर्दू जर्नलिज्म पर पीएचडी किया था। डॉक्टर साहब ने 1990 में मेरा वाइवा किया और मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड की। ये मेरी खुशनसीबी है। बहरहाल ऐसा बड़ा आदमी, बड़ा शायर, बड़ा अदीब, बड़ा फनकार दुनिया से रुखसत हुआ है। मेरा शेर है कि जिंदगी ऐसी जियो के दुश्मनों को रश्क हो, जिंदगी ऐसी जियो के दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब जब तक जिंदा रहे तब तक लोग रश्क करते थे डॉक्टर बशीर बद्र साहब पर, उनकी शायरी पर, उनकी नस्र पर, और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लोग बहुत देर तक याद करेंगे उन्हें, बहुत दूर तक याद करेंगे। डॉक्टर बशीर बद्र वाकई उर्दू अदब का एक बहुत अजीम सरमाया है। डॉक्टर बशीर बद्र। दंगों की आग में बशीर बद्र साहब का घर जल गया, यादें जल गई, किताबें जल गई, लेकिन इन दंगों की आग बशीर बद्र के जज्बे, उनकी इंसानियत और उनके लफ्जों तक नहीं पहुंच सकी। कहा जाता है कि उनकी कई किताबें, उनके कई कलाम और कई शायरी इन दंगों की आग में जब उनका घर जलाया गया तो राख हो गई। लेकिन किस्मत को शायद बशीर बद्र का शायर बनना मंजूर था। वरिष्ठ साहित्यकार ओम कुमार गुलशन बताते हैं कि फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज उन दिनों कॉलेज में थे और बशीर बद्र के साथ गहरी दोस्ती थी। अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहुत सारी जो किताबें हैं, बहुत सारी जो उम्दा शायरी है वो जलकर राख हो गई है, तो अपने हुनर के दम पर, अपनी यादाश्त के दम पर उन्होंने 90% शायरी को और गज़लों को दोबारा लिखा और बशीर बद्र साहब को वापस दिया। ये सिर्फ शायरी को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये कोशिश थी एक दौर, एक एहसास और विरासत को बचाने की एक सराहनीय कोशिश थी। प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवी कहते हैं कि बशीर बद्र का जाना साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कार्यक्रमों में आने जाने के दौरान उन्होंने करीब 40 साल तक बशीर बद्र के साथ सफर किया। वसीम बरेलवी बताते हैं कि बशीर साहब ने एक पूरी पीढ़ी को गजल से जोड़े रखा। मेरठ से जुड़े उनके कई किस्से थे जिन्हें वो अक्सर सुनाया करते थे। शायर अजहर इकबाल कहते हैं कि बशीर बद्र ऐसे शायर थे जो अपनी निराली काव्यात्मक शैली के जरिए ऐसी रोमानी शायरी लिख रहे थे जो आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत का एंथम बन चुकी थी। अजहर इकबाल कहते हैं कि बशीर बद्र एक नौजवान लड़के के दिल में धड़कते थे और एक बुद्धिजीवी के दिमाग तक अपनी शायरी का असर रखते थे। करीब 2 दशक पहले डिमेंशिया बीमारी के चलते बशीर बद्र अपनी याददाश्त गंवा चुके थे। उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो बशीर बद्र हैं, लेकिन उनकी शायरी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो खामोश हो गए हैं। बरसों तक उर्दू अदब की शामों में गूंजने वाली ये आवाज़ अब खामोश हो चुकी है, लेकिन उनके अल्फाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से तेरी सूरत, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।
बशीर बद्र साहब का मानना था कि शायरी को दिलों की आवाज होना चाहिए ताकि वो आम आदमी के दिलो दिमाग को छू सके, उनकी रूह तक पहुंच सके। उनकी गजलें सीधे दिल से बात करती थी। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासलों से मिलाकर। उनके अशार सिर्फ शेर नहीं थे बल्कि बदलते समाज की तस्वीर थी। उन्होंने रिश्तों, अकेलेपन, मोहब्बत और बदलते वक्त को इतनी सादगी से लिखा कि हर शख्स को उसमें अपनी कहानी नजर आती थी। बशीर बद्र साहब मेरठ में रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उनके नाम आज भी शैक्षणिक उत्कृष्टता का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्हें उस दौर में प्रतिष्ठित पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिली जब इतनी राशि किसी युवा शिक्षक के वेतन से भी अधिक मानी जाती थी। डॉक्टर बशीर बद्र करीब 1.5 दशक तक मेरठ कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर रहे। उनका अध्यापन केवल किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था, वो अपने विद्यार्थियों को उर्दू अदब की रूह से रूबरू कराते थे। मेरठ कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम पवार बताते हैं कि बद्र साहब की कक्षा एक अलग ही दुनिया होती थी। वहाँ सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एहसास, फिक्र और इंसानियत भी पढ़ाई जाती थी। बशीर बद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक दौर थे, एक तहजीब थे, एक एहसास थे। उन्होंने मोहब्बत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और इंसानियत को अपना जज्बा। उन्होंने दर्द देखा, दंगे देखे, अपना घर जलता हुआ देखा, लेकिन उनकी कलम ने कभी भी नफरत का रंग नहीं उड़ा। शायद यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद भी उनके अल्फाज जिंदा हैं, उनकी आवाज़ जिंदा है और उनका एहसास जिंदा है। जब भी मोहब्बत की बात होगी, जब भी तन्हाई किसी को छुएगी, जब भी इंसानियत की बात होगी, तो उनके अशार धीरे से कानों में गुनगुनाएंगे। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझको मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। एक शायर चला गया, लेकिन उसकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा कानों में गूंजती रहेगी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।